नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें मैं आपको पढ़ाता था फिजिक्स। और फिजिक्स में मैंने आपको साउंड का जो चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश में, जो प्रकाश के अंदर आती हैं। ठीक है, तो हम लाइट वाली यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइट की यूनिट में हमारा पहला टॉपिक होगा वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो इसमें हम समझते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रेडियो तरंगें होती हैं। ठीक, रेडियो तरंगें होती हैं जिसे हम रेडियो वेव्स बोलते हैं। सूक्ष्म तरंगें होती हैं जिसे माइक्रोवेव्स बोलते हैं। अवरक्त तरंगें होती हैं जिसे इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या आता है, दृश्य प्रकाश जिसे विजुअल लाइट बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। ठीक, और पाँचवें नंबर पे, ये चौथे नंबर पे आ जाती है। ठीक है, पाँचवें नंबर पे हमारी अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है, सिक्स नंबर पे एक्सरे होती हैं। 7 नंबर पे हमारी गामा रे होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने इसमें ये जानी कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी होती हैं। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कितने तरह की होती हैं? 7 तरह की वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनके नाम जाने आपने। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाना तो बिल्कुल इसी तरह से बनाना। ठीक है, तो इसमें हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, देखो ऐसे करके हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तब क्या होगा, इसकी वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य होगी जो, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपसे इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जो मिनिमम वेवलेंथ होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वैद्युत चुम्बकीय तरंग में, वो किसकी होती है मिनिमम। ठीक है, तो जो मिनिमम वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, गामा रेज की होगी। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछ ला कि मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो किसकी बताएंगे हम, रेडियो तरंगों की बताएंगे। ठीक है, और ऐसे अगर आपसे अगर ये पूछ लेता है कि जो विजिबल लाइट होती है इसमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, तो रेड कलर की होती है। ठीक है, अगर आपसे इसमें ये पूछ लेता है जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वो किस कलर की होती है विजिबल लाइट में, तब किसकी बताएंगे आप, बैगनी कलर की, वायलेट की। ठीक, समझ गए आप इसमें। तो आपने इसमें देखा होगा कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसमें, तब क्या हो रहा है कि जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, वो तो क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इसका उल्टा करते हैं, ठीक है, इसी क्रम में क्या करेंगे, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो फ्रिक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, वो क्या होगा, आवृत्ति बढ़ती नहीं, कम होती जाएगी। तो आवृत्ति क्या होगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आवृत्ति क्या होगी, कम होती जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएंगे क्या होगा, आवृत्ति कम होती जाएगी। ठीक, समझिए आप ये बात। तो आपसे अगर इसमें पूछ लेता है कि जो मिनिमम आवृत्ति होगी वो किसकी होगी, ठीक है, तो आप बिल्कुल वेवलेंथ का उल्टा कर दीजिए, जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ उसकी मिनिमम आवृत्ति, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझिए, और जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसकी, जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ मतलब कि मिनिमम अगर वेवलेंथ होगी, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, अधिकतम आवृत्ति होगी। ठीक है, नीचे लिखा है। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, वैद्युत चुम्बकीय जो तरंगें, जितनी वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इस मेरी कहने का ये मतलब है कि मतलब वैक्यूम में भी चल सकती हैं। ठीक है, वैक्यूम में क्या, निर्वात में ये चल सकती हैं, तो इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किस में होती है, वैक्यूम में, निर्वात में होती है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो ये तरंगें होती हैं इन पे जो विद्युत क्षेत्र होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसमें हम जानेंगे और बहुत सारी बातें। ठीक, तो इसमें हम पढ़ते हैं, फिर इसमें क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य, जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। समझ गए आप इस बात को, वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। फिर दूसरी चीज़, नीचे से ऊपर जाने पर जो विवर्तन होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ रही है, विवर्तन बढ़ रहा है। नीचे आएंगे तो विवर्तन घटेगा। ठीक, नीचे से ऊपर जाने पर जो चाल होती है, स्पीड होती है,
वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है कि सबसे ज़्यादा चाल किसकी होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, रेडियो तरंगे की होगी। सबसे मिनिमम स्पीड किसकी होगी, तो गामा रेज की होगी। इस तरह से क्या होगा, स्पीड भी क्या होगी, उसी क्रम में बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ऊर्जा क्या होगी, घटती है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, हमारी घट रही है। तो जो सबसे नीचे होगी उसकी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। जो सबसे ऊपर होगी उसकी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नीचे से ऊपर जाने पर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी घटती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक, फिर दूसरी चीज़, नीचे से ऊपर जाने पर प्रकीर्णन घटता है। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग क्या होती है, घटती है। कि जो अगर आपसे पूछ ले वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन स्कैटरिंग क्या होता है, सबसे कम होती है। प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर प्रकीर्णन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारा लाल रंग जो होगा वो कहाँ पर है, सबसे ऊपर है। ठीक, जो दृश्य प्रकाश होता है विजिबल लाइट में। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नीचे से ऊपर जाने पर अपवर्तन घटता है। ठीक, फिर और नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम इसमें। नीचे से ऊपर जाने पर माध्यम में स्पीड घटती है। नीचे से ऊपर जाने पर माध्यम में स्पीड क्या हो रहा है, घट रही है। ये सेम पॉइंट रिपीट हो गया है, तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, ये नहीं होगा। ठीक, नीचे से ऊपर जाने पर यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, नीचे जाने पर क्या होता है, स्पीड घटती है। लेकिन ऐसा कब होगा कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब स्पीड घट रही है। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारी चाल बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा सिर्फ कब होगा, जब हम किसी माध्यम में चलते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तब हम इन माध्यम में चलेंगे तब ऐसा होगा। लेकिन जब निर्वात में या हम वैक्यूम में चलेंगे तब क्या होगा, ये सभी तरंगे समान चाल से चलेंगे। ठीक, समझ गए आप इस बात को मेरी। फिर इसमें मैंने आपको पॉइंट बताया कि इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आवश्यक नहीं है कि किसी माध्यम में ही चलें, निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक, वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में समान चाल से चलती हैं। किसकी चाल से, प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल कितनी होती है, जो नीचे लिखा है फिर मैंने, कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे कर लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसको आप अगर किलोमीटर में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो ये चाल बताई थी सबसे पहले, जो प्रकाश की चाल होती है सबसे पहले किसने बताई थी। ठीक, बताइए आप मुझे कमेंट में करके कि किसने बताई थी सबसे पहले। ठीक है, ये पॉइंट आपको मुझको कमेंट में करके बताना, जो प्रकाश की चाल थी, ठीक है, वो सबसे पहले किसने बताई थी। ठीक, प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है, क्या है, प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या है, अधिकतम संभव चाल है। कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से तेज नहीं भाग सकती। जो प्रकाश की जो चाल है वो क्या, अधिकतम संभव चाल है। कोई भी वस्तु इससे तेज नहीं भाग सकती। ठीक, आगे पढ़ते हैं इसमें। प्रकाश की चाल अधिकतम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कितनी होती है, वैक्यूम में। उससे कम किस में होगी, एयर में। फिर उससे कम किस में होगी, लिक्विड में। फिर उससे कम किस में होगी, सॉलिड में। तो जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक तो हमारी वैक्यूम निर्वात में होगी, उससे कम हमारी हवा में होगी। ठीक है, उससे कम हमारी द्रव में होगी। ठीक है, और उससे कम हमारी किस में होगी, सॉलिड में। तो इसमें सबसे कम के पूछ लिया तो सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में होती है, ठोस में होती है। और सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो निर्वात में होती है, जिसे वैक्यूम बोलते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं,
ठीक है। कितनी तरंगें होती हैं? 7 तरह की होती हैं। तो इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक। इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो कैसी प्रकृति होती है? ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति इनकी होती है। मैंने आपको साउंड में पढ़ाया होगा, तो साउंड में मैंने क्या बताया कि साउंड की प्रकृति कैसी होती है? वो अनुदैर्घ्य होती है, ठीक। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, ठीक। इन तरंगों पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इन तरंगों विद्युत क्षेत्र हुआ या चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ठीक है, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कहीं से गुजार दीजिए, ठीक, किसी के बीच से भी। अब फिर हम क्या करते हैं, इनमें एक एक तरंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। पहले सबसे पहले कौन सी थी? जो मैंने अभी आपको जो फिगर दिखाया था, ठीक है, उसको आप बाकायदा अपने नोट्स में बना लीजिए, ठीक है। और इससे बाहर मतलब कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ऐसे समझ लीजिए। बस आएगा वहाँ से कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। प्रीवियस ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, आप अच्छे से लगा पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक। फिर इसमें क्या है कि तरंगे, ठीक। तो हम रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर क्या था? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के बारे में हम जानेंगे कि इनकी खोज किसने की थी। तो इन तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। कब की थी? 1888 इसमें की थी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आएंगी? वैद्युत चुंबकीय तरंगे आएंगी। इनकी वेवलेंथ को मैंने आपको बता दिया, इनकी फ्रिक्वेंसी को बता दिया आपको मैंने, और मैंने एनर्जी बता दी, ठीक है। तो अब इनको हम एक एक के बारे में कि इनका उपयोग क्या होता है, इनकी खोज किसने की थी, ठीक। तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो इन तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इतनी पॉइंट आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। ईयर याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी खोज किसने की थी ये याद करना ज़रूरी है, ठीक। अब क्या पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो सबसे पहली चीज़, इसका उपयोग रेडियो एफएम में किया जाता है। जूम कर देता हूँ थोड़ा और। टीवी डीटीएच वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। और जो रडार होते हैं एयरफोर्स वाले, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक। और जो रेडियो टेलीस्कोप होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और जो टॉय कार होते हैं, ठीक है, जो रिमोट होते हैं उनके, ठीक है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे सूक्ष्म तरंगे। सेकंड नंबर में कौन सी थी? मैं उसी क्रम में बताऊंगा जिस क्रम में वो लिखी हुई थी, ठीक है, जिससे आपको परेशानी ना हो और आप अच्छे से याद कर सकें इनको, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो वेव्स, ठीक है। तो इनकी खोज किसने की थी? जेसी बोस ने की थी, ठीक है। फिर इनका उपयोग कहाँ क्या किया जाता है? माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, ठीक है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। मोबाइल के जो एसएमएस होते हैं उसमें इनका उपयोग किया जाता है। वाईफाई में इसका उपयोग किया जाता है। और ब्लूटूथ, रडार, जो रडार की एक पुलिस वाली होती है, एक होती है एयरफोर्स वाली। तो जो पुलिस वाली रडार होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव्स का। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर पे अवरक्त तरंगे, ठीक है। तो इसमें जानेंगे अवरक्त तरंगों की खोज किसने की। इंफ्रारेड की, जो इंफ्रारेड होती हैं इनकी खोज किसने की? तो विलियम हर्शेल ने की थी। कब की थी? 1801 में, ठीक। इसको याद कर लेना आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम। जो अवरक्त तरंगे होती हैं, ठीक है, अवरक्त किरणों की ऊष्मीय तरंगे थर्मल रेज भी कहते हैं। इनको ऊष्मीय तरंगे कहते हैं। ऊष्मीय तरंगे मतलब थर्मल रे कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पदार्थों में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, ठीक है। पदार्थों में क्या करती हैं? ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो चीज़ गर्म है, ठीक है, वो क्या है? गर्म है, तो इसका मतलब क्या? उसके अंदर इंफ्रारेड है, अवरक्त तरंगे हैं, ठीक। तो प्रत्येक गर्म वस्तु अपने अंदर से अवरक्त तरंगे का उत्सर्जन करती है। तो ये बात आप अच्छे से समझिए। जो प्रत्येक जो गर्म वस्तु होती है, ठीक है, अगर आपको छू के देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या है? गर्म। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स हैं, अवरक्त तरंगे हैं, ठीक। अच्छा, इनका उपयोग पढ़ते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? टीवी के रिमोट में, ठीक है, टीवी के रिमोट में, नाइट विजन जो कैमरा होते हैं, ठीक है, नाइट विजन कैमरा जो होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो और दूसरी चीज़ थर्मल इमेजिंग में, ठीक।
अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे दृश्य प्रकाश, ठीक है, विजुअल लाइट। ठीक, तो विजुअल लाइट में क्या होता है कि जो इनका उपयोग क्या आता है, इन विजन मतलब देखने में क्या आता है, लेजर में क्या आता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो और इसका उपयोग किस में किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक, अब जो दृश्य प्रकाश होता है, ठीक है, तो इसी से कौन सी घटना आती है, प्रकाश का बल विक्षेपण, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसमें हम जानेंगे कि डिस्पर्जन जो ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का बल विक्षेपण क्या होता है। तो जो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का बल विक्षेपण कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, मैं अभी ऊपर ले जाके आपको दिखाता हूँ, मैं 1 मिनट रुकिए, कि प्रकाश का बल विक्षेपण किसे कहते हैं। देखो कि ये वाइट लाइट है, ठीक, श्वेत प्रकाश है, तो जब हमने इसको किसी प्रिज्म से गुजारा तो क्या हुआ, ये अलग अलग रंगों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ये 7 रंगों में अलग अलग विभाजित हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बल विक्षेपण की घटना बोलते हैं, प्रकाश का बल विक्षेपण इसको बोलते हैं, ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश का बल विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने पर, ठीक है, अब जो श्वेत प्रकाश होता है जब ये प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तब ये जो टूटेगा तब क्या होगा, जो लाल रंग का विचलन होता है वो तो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और जो बैगनी रंग होता है, ठीक है, इसका विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये बिखरता है, और वो क्या होता है, सबसे कम बिखरता है, मतलब फैलता है। ठीक, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा, ठीक, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ठीक, हम इसके बारे में अब जानेंगे। तो जो वेवलेंथ होती है दृश्य प्रकाश की, वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे करके लिखते हैं। ठीक, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कैसा, किस तरह से होती है, वायलेट टू रेड, इसी क्रम में है ये। ठीक है, तो रेड वाले की सबसे ज़्यादा और ये वायलेट वाले की सबसे कम। ठीक है, जिस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह से अगर आता है ऐसे कि नैनोमीटर में आता है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, और कि 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, जो 7 रंगों में जो इसको बांटा था, ठीक है, जैसे ये जब हमने किसी प्रिज्म से इसको गुजारा, ठीक है, तो इसे 7 रंगों में जो बांटा था, सबसे पहले किसने बांटा था, तो सबसे पहले किसने बांटा था, न्यूटन ने बांटा इसको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, किंतु इन्हें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो क्या होती है, जो हमारी मतलब त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं, लेकिन क्या होता है कि ओजोन परत द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हमारी धरती पे, पृथ्वी पे आ नहीं पाती हैं। ठीक है, तो जो इनकी खोज किसने की थी पराबैंगनी किरणें की, तो रिटर ने की थी, 1801 में की थी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें। अब जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रे होती हैं, ठीक है, वो कितनी तरह की होती हैं, वो होती हैं हमारी 3 तरह की। सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट सी, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट ए। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ठीक है, जो बहुत खतरनाक होती है, वो कौन सी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट सी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, ये हमारी धरती पे आ नहीं पाती हैं। ठीक है, इनको क्या करें, ओजोन लेयर द्वारा मतलब पूर्ण रूप से इन्हें कंप्लीट ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक, सेकंड नंबर पे हमारी बी, अल्ट्रावायलेट बी, ये क्या बोलती हैं, आल्सो वेरी डेंजरस। ठीक है, लेकिन क्या होता है, किंतु मतलब इनका भी मतलब जो अधिकांश भाग होता है, ठीक है, अधिकांश मतलब रूप से इनको भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है,
ठीक है। तो हमारा जो स्किन कैंसर वगैरह होता है वो हमारा इसी से होता है। थर्ड नंबर पे आती है अल्ट्रावायलेट ए। ये क्या होती है, ये जो सबसे ज़्यादा हमारे पास यही आती हैं, लेकिन क्या होता है ये कम खतरनाक होती हैं। ठीक, तो कितने तरह की होती हैं आप ये समझ गए, 3 तरह की होती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट सी होती हैं। कम से कम खतरनाक कौन सी हो, सबसे कम खतरनाक कौन सी होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट ए होती हैं। हमारी धरती तक कौन सी किरणें पहुंच पाती हैं, तो अल्ट्रावायलेट ए पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो हमारी धरती तक कंप्लीटली ऑब्जर्व कौन सी कर ली जाती हैं, तो अल्ट्रावायलेट सी कर ली जाती हैं। इसमें पढ़ेंगे, इसके उपयोग पढ़ेंगे। ठीक, उपयोग में क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जाली नोट को जांचने में किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, पुरानी बुक्स को पढ़ने में किया जाता है। ठीक, कैट स्कैन कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड टोमोग्राफी में इसका स्कैन किया जाता है, सिटी स्कैन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, कम आवृत्ति की पराबैंगनी किरणें विटामिन डी पैदा करती हैं। ठीक है, जो कम आवृत्ति पराबैंगनी किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, विटामिन डी पैदा करती हैं। और हम 6 नंबर पे आते हैं, अल्ट्रावायलेट के नीचे क्या था, एक्सरे। तो एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन, जिसे रोंटगन भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रोंटगन। ठीक, 1895 इसमें की थी। इसको मतलब ज़रूरी है कि इसको जरूरी एक्सकिरणों को तो याद कर ही लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो चिकित्सा में, शास्त्र या शल्य होगा शायद। ठीक है, तो एक्सरे फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, रेडियोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सिक्योरिटी चेक में इसका उपयोग किया जाता है, और टू फाइंड क्रैक्स इनसाइड द प्रीशियस स्टोन्स। ठीक, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, आणविक संरचना में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर पे गामा किरणें के बारे में। ठीक है, तो इनकी खोज किसने की थी, गामा किरणें की खोज इनकी खोज की थी बैकरल ने। ठीक है, इसलिए इन्हें बैकरल किरणें भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। आप जो गामा रे होती हैं, ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताया, आप केमिस्ट्री में मेरे लेक्चर पढ़ना। ठीक है, जो परमाणु स्ट्रक्चर है मैंने उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, तो गामा रेज होती हैं। ठीक है, अभी एक चैप्टर और आएगा, मैं उसमें भी इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा आपको। ठीक, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। पीईटी जो स्कैन होता है, ठीक है, पोजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। जो रेडियोथेरेपी होती है कैंसर का इलाज, ठीक है, उसमें किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, एमआरआई, इसको नोट करके लिख लेना, ये अलग से पॉइंट है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी, ठीक है, में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। जो एमआरआई वगैरह होता है, ठीक है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तभी आपने देखा होगा जिनका एमआरआई वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, जो कपड़ों के अंदर जो सिक्के वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको निकलवा दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम इसमें कुछ, अब इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, तो ऐसे क्या है कि मतलब कोई आपको क्या रखा है कि दिए गए 4 तार, ठीक है, क्या है, मतलब 4 तारे दिए गए हैं आपको। ठीक है, कि आपको 4 तारे दिए, इसमें क्या लाल है, हरा है, पीले और नीले। ठीक है, नीले 2 बार हो गया, तो लाल हो गया, ठीक है, लाल हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया और नीला हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अलग से, तो इसमें आपसे पूछेगा जो सबसे ज़्यादा अधिक गर्म होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले वो कैसी होगी, लाल होगी, फिर क्या है, हरी, फिर क्या है, नीली, पीली, फिर क्या है, नीली। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा गर्म जो तारा होगा, अगर इस कलर के कोई हैं तारे, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गर्म तारा कौन सा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बात याद रखिए, सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है, ठीक है, वो नीले रंग का तारा अधिक गर्म होगा। ठीक, होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को, ठीक है, आगे आप अच्छे समझेंगे, जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म किया जाता है तो वह पहले तो क्या होगा, सबसे पहले पीला, फिर लाल होगा और फिर नीला होता है। कैसा दिखेगा, नीला। जब हम किसी को गर्म करने तो पहले क्या होगा, पीला दिखेगा, फिर वो और गर्म होगा, फिर कैसा होगा, लाल दिखता है,
फिर क्या होगा, जब उसको और ज़्यादा गर्म कर देंगे, ठीक है, फिर क्या होता है, उसे नीली तरह का, मतलब आपने देखा होगा नीले तरह का वो दिखने लगता है। ठीक, तो किसी धातु को, टुकड़े को जब अब बहुत अधिक गर्म किया तो कैसे दिखता है, नीले कलर का दिखता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान, ठीक है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। अगर हम सेल्सियस में बात करेंगे तो 5727 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जो मैं आपको ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब किसी मतलब स्पेशल एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और कंप्लीट फिजिक्स मैं आपको इसमें कराऊंगा। ऐसे में से कि हमें सुपर टेट के लिए मैं अलग पढ़ना पड़ेगा आपको, और जो सी टेट में आती है जूनियर वाले में, या टेट में जूनियर वाले में जो आती है उसके लिए अलग से पढ़ना होगा। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, आप एक बार पढ़ लो, लेकिन अच्छे से पढ़ लो, कि अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ोगे इसी, उससे बढ़िया है कि एक स्पेशल फिजिक्स पढ़ो आप अच्छे से, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ो। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कराऊँ, इसमें कंप्लीट फिजिक्स कराऊंगा हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे। फिर अब हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। ठीक, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, जो क्या होती है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, प्रकाश के कारण ही हम क्या करते हैं, संसार में जो संसारिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, हम देख सकते हैं। तो किसके कारण देख सकते हैं हम, प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं, प्रकाश तरंगे किस में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, रोमर ने की थी। मैंने आपसे अभी बहुत पहले, मतलब स्टार्टिंग में क्लास शुरू हुई थी तब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, उसकी गणना सबसे पहले किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, रोमर ने की थी। ठीक, तो फिर हम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अब जल्दी लेके आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम इससे आगे का कराएंगे। ठीक है, और आपको अगर मेरा पढ़ाई को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, धन्यवाद।